हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना क्योंकि बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ सकती है, उसे अवॉइड करना एंड स्टोरी पर ध्यान देना। और आपसे एक सवाल है कि आपको द अनटेम्ड ड्रामा में से किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? लान सेचन का, वांगची का, विंग का, या किसका अच्छा लगता है? ये आज का आपका सवाल है। आंसर ज़रूर करना। चलो फिर मिलेंगे। अरे आई एम सॉरी आदत हो गई है मुझे बोलने की। हाँ, स्टोरी पे वापस आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगची जिसने विंग को पनिश करवा दिया था, उसे 5 कोड़े पड़े थे। लेकिन जैसे जैसे विंग को कोड़े पड़ रहे थे वैसे वैसे वांगची को अपने चेस्ट में पेन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, पर उसे समझ नहीं आया कि वांगजी को क्यों परेशानी हो रही है। परेशानी तो विंग को होनी चाहिए। वांगजी जिसने खुद से कहा मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये उस पागल ओमेगा का असर है मेरे ऊपर। मेरा अल्फ़ा कैसे उसे पसंद कर सकता है? मैं जानता हूँ खुद को, मैं उसे किसी हाल में पसंद नहीं कर सकता हूँ। ना मेरा अल्फ़ा उसे पसंद करता है और ना ही मैं करता हूँ। तो फिर ये भावनाएं क्या हैं जो मेरे अंदर आ रही हैं? वांगजी खुद से ही लड़ रहा था, खुद की फीलिंग्स के साथ में झगड़ रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो विंग को बिल्कुल नापसंद करता है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। दूसरा विंग जो कि कमरे में था, वो चिल्लाए जा रहा था अपने गगा के ऊपर। उसने कहा गा गगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बचाओ, मैं मरने वाला हूँ। मैंग्याओ जिसने उसके सर पे हिट करते हुए कहा विंग, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? 5 कोड़ों से कोई मरता है भला? और दूसरी बात, तुमने ऐसा क्या काम कर दिया जो वांगजी ने तुम्हें इतना मारा? तुमने कुछ और किया ना? विंग जिसने कहा उसने कुछ नहीं किया है, वो तो बस वांगजी के साथ थोड़ा मस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और बाद में जब वो लोग वापस आ रहे थे तो वांगजी ने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। मैं उसके पीछे जा रहा था, गलती से उसके रोप्स को मैंने पीछे से पकड़ लिया क्योंकि मैं गिरने वाला था। और वो जैसे ही वहाँ से हटा, उसके रोप्स पीछे से फट गए और वो फट गए थे। हाँ, मैं नीचे गिर गया था। फिर मैंग्याओ जो अपने भाई को देख रहा था एकटक अपनी खुली हुई आंखों के साथ कि क्या कहा इसने। उसने फिर से पूछा, तुमने कहा कि तुमने लान वांगची के रोप्स को फाड़ दिया। विंग ने कहा फाड़ा नहीं गगा, वो गलती से फट गए, मैं गिरने वाला था, अभी तो मैंने कहा। और वैसे भी आपको मेरी चिंता करनी चाहिए कि मैं गिरने वाला था, लेकिन आप इस बारे में चिंता कर रहे हो कि उसके रोप्स फट गए। कैसा भाई है मेरा। ओ मॉन गुडस, मुझे उठा लो, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। मैंग्याओ जिसने कहा विंग, मैं तुमसे सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ तो मुझे सीरियस होकर जवाब दो। बताओ, मुझे सारी बात बताओ कि क्या हुआ था। विंग जिसने अपनी सारी करामातों की लिस्ट मैंग्याओ के सामने खोल दी। उसने इस तरीके से बताया था जैसे कि उसने मासूमियत में सब कुछ किया। मैंग्याओ जिसने विंग के सर पर हाथ फेरते हुए कहा मेरा छोटा भाई बहुत मासूम है बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें फिर से सज़ा मिलेगी, इसलिए अब ऐसा बिल्कुल मत करना। विंग जिसने कहा कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, उससे गलती से हो गया। और वैसे भी वो तो लान वांगजी से दूर रहता है क्योंकि वो उसका मेट है ना, और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसलिए उससे वो दूर रहना पसंद करेगा और वो उसके बगल में भी नहीं जाएगा। मैंग्याओ जिसने विंग के बालों में टैप करते हुए कहा कि उसका भाई बहुत ज़्यादा समझदार है, एकदम उसकी तरह। विंग जिसने अपनी 2 दांत बनी तीत दिखाते हुए कहा सच में गगा, मैं आपकी तरह समझदार हूँ। मैंग्याओ जिसने कहा कि हाँ, विंग बिल्कुल उसकी तरह समझदार है। विंग बहुत खुश हो गया था क्योंकि मैंग्याओ उसकी ज़्यादातर तारीफ़ नहीं करता है, उसके अंदर कोई ना कोई नुस्ख निकालता रहता है और उसे बदलने के लिए कहता रहता है। और विंग ये जानबूझकर भी करता है क्योंकि उसे ऐसा करवाना मैंग्याओ से पसंद है। उसके घावों पर पूरी तरह से मलम पट्टी कर देने के बाद मैंग्याओ ने कहा कि उसे अब अपने काम पर जाना होगा। वो यहाँ का लान फ्रेल बन चुका है, उसे अपने ड्यूटीज़ को निभाना होगा। और विंग से उसने कहा कि विंग अपने बेड से बिल्कुल ना हिले। मैंग्याओ उन्हीं सर्वेंट्स मतलब उन्हीं ओमेगास के क्वार्टर्स की तरफ था जहाँ पर विंग का रूम था। वहाँ पर विंग को अच्छे से सुला देने के बाद में उसे एक ब्लैंकेट से हल्का सा कवर कर देने के बाद, ऐसे कि विंग को चोट भी ना लगे और वो कवर भी हो जाए, मैंग्याओ वहाँ से चला गया था। मैंग्याओ के जाने के 5 मिनट बाद विंग जो कि उठकर बैठ गया, उसने कहा दर्द तो हो रहा है पर इतना नहीं है कि मैं उसे परेशान करना छोड़ दूँ। विंग कुछ तो सोचना पड़ेगा। कहाँ, अरे वो तो मैंने पता किया था, कोल्ड पॉन, वो वहीं मिलेगा, वहीं चलता हूँ। विंग जो कि उठ करके खड़ा हो गया, हालांकि उसके बैक में पेन तो हो रहा था, वो भी एक ह्यूमन है, उसे दर्द तो हो रहा था, फिर भी उसने अपने रोप्स को लिया, उन्हें ऊपर से डाल लिया।
विंग जिसने बस अपने इनर रोब्स को पहना था और एक तालिस्मान को निकाला। विंग इस कला को बहुत अच्छे से जानता है, तालिस्मान बनाने की कला। हालांकि मेंग्याओ ने उससे 1000 बार मना किया है कि ऐसी कोई मेथड को ना अपनाए, पर विंग तो विंग है, जिसने अपने सर पर एक तालिस्मान लगाया जिससे वो गायब हो जाएगा। विंग जो कि गायब होकर वहाँ से निकल आया। उसने खुद से कहा कि विंग कितना ज़्यादा स्मार्ट है, उसके पास कितना ज़्यादा दिमाग है, वो कितना अच्छा है। खामखा लोग उसे भोला समझते हैं और बेवकूफ़ समझते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा समझदार है। देखो कितनी आसानी से बाहर निकल आया बिना किसी को पता लगे। विंग जो इस बात को नहीं जानता था कि हाईली स्पिरिचुअल कल्टिवेटर्स उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। इस बात से अनजान विंग जो कि कोल्ड पॉन की तरफ जा रहा था, सामने से लान क्रेन आ रहा था। विंग ने सोचा कि लान क्रेन को परेशान करने से इससे अच्छा मौका उसे पहले आगे कभी नहीं मिलेगा। विंग जो लान क्रेन के बिल्कुल पास पहुंच गया। लान चेरन जैसे महसूस तो हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है उसके आसपास, फिर भी उसने शांत रहने को सोचा कि अगर कुछ गड़बड़ है तो वो अपने आप से उसके सामने आ जाएगी। विंग जो कि लान क्रेन को परेशान कराने के इरादे से उसकी दाढ़ी के ऊपर एक मक्खी को रख दिया। अब लान क्रेन को विंग तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो लान क्रेन जिसने उसे हटाया, विंग ने फिर से कुछ कंकड़ लिए और लान क्रेन के बालों में डाल दिए। लान क्रेन जैसे महसूस हुआ कि ये जो भी है उसे बस परेशान करना चाहता है। कोरेन जो अभी भी वहाँ पर बस स्टिफ खड़ा हुआ था। विंग जिसने एक और हरकत की और इस बार लान क्रेन ने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग हैरान था, क्या वो दिखाई देने लगा है? क्या लान चेरन ने उसे पकड़ लिया? ओ नो, उसकी बैक, वो फिर से मरेगा, फिर से गया काम से। विंग जिसने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, पर लान चेरन एक अल्फ़ा है, वो भी काफ़ी ओल्ड, हाईली स्पिरिचुअल कल अल्फ़ा, तो वो विंग से कई ज़्यादा पावरफुल है। विंग उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। विंग ने छूटने के चक्कर में लान क्रेन के पैर पर लात मार दी और वो वहाँ से भाग गया। विंग जो इस बात से अनजान था कि वो कहाँ भाग रहा है, वो बस भाग रहा था। लान चेरन बस उसे ढूंढ ना ले इसलिए वो वहीं पर आ गया था जहाँ पर वो फ्लूट रखी हुई थी, मतलब वो वाला कमरा जिसमें सारे स्पेशल वेपन्स रखे जाते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है उसे दे दिया जाता है, या पुराने कल्टीवेशन मेथड्स की चीज़ें रखी जाती हैं। उस कमरे में वो आ गया था। वहाँ आकर विंग जो कि अपीयर हो गया। उसने खुद से कहा, ओ शिट, ये क्या हो गया? वो तो दिखने लगा है, अब वो यहाँ से बाहर कैसे जाएगा? विंग जो कि आसपास दुखने की कोशिश कर रहा था, छिपने की कोशिश कर रहा था कि बस लान चेरन यहाँ आता ही होगा। हुआ भी ऐसा ही। लान चेरन उस कमरे में आ गया था क्योंकि उसे पता है यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ कोई चोर आया है तो पता नहीं वो क्या चुरा के लेके जाएगा। लान चेरन जो कि आसपास देख रहा था, उसने आवाज़ भी लगाई, कोई है? कौन आया यहाँ? अगर तुम मेरे सामने खुद से आ जाओ तो मैं तुम्हें पनिश कम करूँगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ढूंढा तो मैं सच में तुम्हें इस क्लान से ही निकाल नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें पूरे ज़िंदगी भर के लिए लान क्रेन के जेल में डाल दूंगा। विंग जो कि डर गया था क्योंकि लान चेरन ऐसा कर भी सकता है। वो तो वैसे ही एक खड़ूस अकड़ू इंसान है, तो वो ऐसा कर सकता है। विंग जो कि छिपने की पूरी कोशिश कर रहा था। छिपते छिपते वो उस फ्लूट वाले बॉक्स के पास भी आ गया था। विंग ने जैसे ही उस बॉक्स को टच किया, वो अचानक से ही अपनी जगह से गायब हो गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इधर लान चेरन जिसने वहाँ से एक ब्लैक स्मोक को निकलते हुए देखा, तो वो वहाँ उस जगह पे गया। वहाँ से वो फ्लूट वाला बॉक्स गायब था। ये देखकर लान चेरन जो कि बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, उसे बहुत गुस्सा आ गई। उसे बहुत 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 गुस्सा आ रहा था। वो उस कमरे से बाहर निकला और सीधे ही विंग के क्वार्टर्स की तरफ जाने लगा। मेंग्याओ जो कि इसी समय अपने भाई के पास आ रहा था क्योंकि शाम हो चुकी थी, उसे अपने भाई को डिनर भी कराना है और विंग अभी उठकर बैठने की हालत में नहीं है। तो मेंग्याओ जो उसके कमरे के बाहर बस अभी अभी पहुंचा था डिनर लेकर, उसने देखा कि लान चेरन भी यहाँ आया है। उसने पहले लान चेरन को धीरे से ग्रिट किया। लान चेरन ने कहा कि दरवाज़ा खुलवाए। मेंग्याओ जिसने काफ़ी कोशिश की दरवाज़ा खुलवाने की, उसने बार बार नॉक किया पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लान चेरन ने अपनी पावर से दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे को खोलने के बाद वो मेंग्याओ के साथ अंदर गया। अंदर का नज़ारा बिल्कुल वैसा था जैसा मेंग्याओ ने सोचा था। विंग ब्लैंकेट ओढ़ करके वहाँ पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। वो सो रहा था। लान क्रेन जो कि हैरान था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ कौन था? उस फ्लूट को तो इस इंसान के अलावा और कोई छू ही नहीं सकता है, तो ये कैसे हो गया? क्या फिर कोई और भी है जो उस फ्लूट को छू सकता है? शायद ऐसा ही होगा। लान चेरन ने विंग को एक बार देखा, फिर मेंग्याओ से कहा कि इसका ख्याल रखे, वो जा रहा है। वो बस विंग को एक बार देखने आया था। मेंग्याओ को भी इस बात पर कोई शक नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि शायद लान चेरन उसके भाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेंग्याओ जिसने अपने भाई को जगाया, उसे धीरे से खाना खिलाया।
इसके बाद में वो उसके फोrehead पर किस करके उसे अच्छे से सोने के लिए कहकर चला गया था। उसके जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। इसके बाद विंग जो कि उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक आंख लाल थी, दूसरी आंख ब्लैक, एकदम एकदम डार्क ब्लैक। विंग जो खुद से बोल रहा था कि उससे इतना कुछ छिपाया जा रहा है, इतना कुछ उसकी नज़रों से छुपा हुआ था, उसे पहले नहीं बताया गया इस बारे में। अब वो सच में अपने अल्फ़ा को अपने पास चाहता है। विंग जो कि बस रात होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो तभी वांग जी के पास जा सकता है, उससे पहले नहीं। वो समय भी आ गया जब रात हो चुकी थी। विंग चुपके से अपने कमरे से निकल गया। किसी को नहीं पता कि उसके पेट के घाव भर चुके हैं। विंग डायरेक्ट ही जिंगशी में पहुंचा। वहां अंदर जाने के लिए उसे अब नॉक करने की या वांग जी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपनी पावर से ही दरवाजे को खोला, अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया। वांग जी जो कि बेड पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। अभी बस 8:30 बजे हैं, 9 बजे तक वो सो जाएगा, इसलिए अभी वो बस मेडिटेशन कर रहा था और विंग के ख्यालों को अपने दिमाग से भगाने की कोशिश कर रहा था। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, उसने धीरे से स्माइल किया। विंग जिसकी आंखों का कलर अब नॉर्मल हो चुका था, वो अपनी फिर से वही नॉटी वाली फॉर्म में आ गया था, क्यूटनेस वाली फॉर्म में आ गया था, इनोसेंस वाली फॉर्म में आ गया था। वो वांग जी के पास जाके उसके सामने बैठ गया। वांग जी को लगा कि कोई तो है, कुछ तो है उसके आसपास। उसने अपनी आंखें खोल कर देखा तो विंग को देखकर वो हैरान था, लेकिन फिर उसे गुस्सा आया। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, वो तो अपने अल्फ़ा को देखने आया है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। वो उठकर खड़ा हुआ। उसने विंग को पकड़ने की कोशिश की, पर विंग जो कि वांग जी की बेड पर चढ़ गया। वांग जी ने कहा कि वहाँ से नीचे उतरो, यहाँ तुम्हारा आना मना है, ये एक अल्फ़ा का कमरा है, और दूसरी बात ये राजकुमार का कमरा है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। और वांग जी के कमरे में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तुमसे नफरत करता है। पर विंग मानने वालों में से कहाँ था? वो तो उस कमरे में इधर उधर चक्कर लगाया जा रहा था और वांग जी को अपने पीछे भगाया जा रहा था। वांग जी जिसने बॉडी पैरालिसिस का इस्तेमाल किया, विंग की बॉडी को उसने एक जगह पर रोक दिया था। विंग स्टैचू बन गया था। उन मंत्रों के उच्चारण की वजह से वो अपनी जगह पर ठहर गया था। वांग जी उसके पास आया। उसका अल्फ़ा उसके ऊपर था और वो बहुत गुस्सा कर रहा था। उसने गुस्सा करते हुए विंग से कहा कि विंग को ऐसे किसी के कमरे में नहीं जाना चाहिए, स्पेशली किसी अल्फ़ा के कमरे में। कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ हो गया है तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो मुकर जाएगा, वो नहीं लेने वाला अगर कुछ होता है तो। विंग ने जो आगे कहा उसके बाद तो बेचारा वांग जी का अल्फ़ा वो खुद ये सोच रहा था कि क्या उसने सही शब्दों का इस्तेमाल किया इसे समझाने के लिए। उसे और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि विंग ने कहा कि वो तो चाहता ही है कि वांग जी उसके साथ कुछ करे, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भी लेना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं है। वांग जी जिसने विंग के हाथ को पकड़ा, उसे फिर से अपने जिंगशी के बाहर पटक दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। ये दूसरा दिन था जब विंग को इस तरीके से बेइज्जत करके उस कमरे से भगा दिया गया था। अंदर वांग जी जिसने अपने दिल पे हाथ रखा और खुद से कहा कि वो क्या बेवकूफ़ी जैसी हरकतें कर रहा है। उसे उस ओमेगा को मारना चाहिए था, उसे मारकर भगा देना चाहिए था, या फिर जान से ही मार देना चाहिए था। उसने कितने सारे नियमों का उल्लंघन किया है और अभी बिना परमिशन के उसके कमरे में कैसे आ गया वो? तो वांग जी यही सब सोच रहा था और वो खुद से बोल रहा था कि अगली बार अगर वो दिखा तो पक्का इस ओमेगा की खैर नहीं है, वो इसे बहुत मारेगा, बहुत पीटेगा, इतना पीटेगा कि ये ओमेगा वांग जी के आसपास भी दिखाई न दे। दूसरा विंग जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ था, उसने अपने हाथों को झाड़ते हुए कहा कि ये अकड़ू कितना ज़्यादा अकड़ू है इसका अल्फ़ा, लेकिन वो अपने अल्फ़ा को मना कर ही रहेगा। विंग उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गया था। वापस आने के बाद उसने अपने कबर्ड से वही फ्लूट को निकाला। उसने अपनी फ्लूट को किस किया और कहा, माँ, अब तक मुझे उससे जो खिंचाव महसूस हो रहा था, अब मैं उस खिंचाव को अच्छे से समझ पा रहा हूँ। वो आपकी वजह से है और मैं आपकी आखिरी इच्छा को ज़रूर पूरा करूँगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट कीजिए। विंग उस फ्लूट को गले लगाकर ही अपने बेड पर सो गया था। सुबह उसकी नींद खुलने से पहले ही वो फ्लूट अपने आप हवा में उड़कर कबर्ड के अंदर चली गई थी और दरवाजे की कुंडी भी उसने खोल दी थी, क्योंकि बाहर मैंगाओ आने वाला था। 2 मिनट बाद मैंगाओ वहाँ आ भी गया। ऐसा लगता है वो फ्लूट विंग को बचा रही है और उसे संभाल भी रही है। मैंगाओ जो विंग के पास आया, उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, विंग उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए मरहम लेकर आया हूँ। तुम्हारी पीठ पर मैं इसे लगा दूंगा तो तुम्हारे घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या? मैंगाओ ने कहा, विंग इतनी जल्दीबाजी मत करो, तुम्हारे पीठ के घाव अच्छे नहीं हुए, अभी दर्द होगा, ऐसे मत बैठो, लेट जाओ। विंग जो कि लेट गया। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। उसके पीठ पर तो कोई भी घाव नहीं है, वो सब तो कल रात को उस कमरे से अचानक गायब हो जाने के बाद ही ठीक हो गए थे। उस फ्लूट को हाथ लगाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। उसके शरीर में जितना दर्द था, जो घाव थे, सब कुछ मिट गए थे। मैंगाओ ने विंग के कपड़ों को खोला
उसे वहाँ पर बहुत सारे घाव नजर आए। मिंग जिसकी आंखों में आंसू आने वाले थे, उसने खुद पर काबू किया और विंग के घावों पर मरहम को लगा दिया और कहा कि विंग बस आराम करे, आज उसे क्लासेस के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अंकल लांचरन से बात कर लेगा। विंग ने कहा अंकल? मिंग उसने कहा कि हाँ, अंकल ने ही उसे बुलाया है कि वो उन्हें अंकल बुलाए, क्योंकि वो अब यहाँ का लांचरन का वाइफ है इसलिए। मिंग जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, तो विंग ने टीज़ करने के इरादे से पूछा, वैसे ब्रदर, क्या ब्रदर इन लो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आप इतना ब्लश भी कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे? क्या सोच रहे हो उनके बारे में? क्या कुछ ऐसा देख लिया जो कोई और नहीं देख सकता? मिंग जिसने विंग के शोल्डर पर ही मारा। विंग ने कहा मिंग ने कहा सॉरी माफ़ कर दो, गलती से हो गया। तुम कितनी ज़्यादा शिमलेस बातें करते हो विंग, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? विंग ने कहा शर्म क्यों करूँ मैं भाई, वैसे भी एक दिन तो मुझे भी यही सब करना है। विंग ये उछलते हुए बोल रहा था। मिंग ने कहा विंग क्या 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 बोल रहे हो, अभी तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, तुम वो सब सीखो और मैं अंकल से बात करूँगा कि वो तुम्हें तलवार चलाने की इजाज़त दे दे। अगर वो तुम्हें दे देंगे परमिशन तो तुम भी तलवार चला पाओगे, ठीक है? विंग ने कहा कि ठीक है, उसे तलवार लेने में कोई भी परेशानी नहीं है, बस अंकल लांचरन मान जाए तो। मिंग वो विंग से बातें करके उसे ब्रेकफास्ट करा के मॉर्निंग का उसके घावों पर मलहम लगा के चला गया था। मिंग ने कहा था कि विंग दोपहर के समय स्नान करे, अगर अभी वो नहाएगा तो उसके घावों पर फिर से जलन होने लगेगी और सारा मरहम बह जाएगा पानी में। विंग जिसने हामी भर दी। उस दिन कुछ भी खास अच्छा नहीं हुआ। विंग को अपना लंच मिंगाओ ने कराया, डिनर भी मिंगाओ ने कराया। इसके बाद रात के समय बस उसके लिए फ़न का था, क्योंकि रात के समय आज फिर वो जिंगशी गया था। जिंगशी का दरवाज़ा आज खुला हुआ था। ऐसा लगता है कि वांग जी ने जानबूझकर यह खुला छोड़ दिया है। विंग जैसे अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, उसे झटका लगा, इतना झटका कि वो पीछे गिर गया। विंग ने कहा कि ये क्या है? फिर विंग ने खुद से कहा कि सुरक्षा कवच लगाया है। विंग से बचना ये इम्पॉसिबल, नहीं बच सकता वांग जी। विंग ने कुछ और मंत्रों का उच्चारण किया और वो मंत्र वाला जो सुरक्षा कवच था या कहूँ जो भी कुछ था वो हट गया। विंग अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि वांग जी आज भी मेडिटेशन कर रहा है। आज उसने सोचा कि वो कुछ फ़न करेगा वांग जी के साथ। तो विंग जो कि वांग जी के बेड पर एकदम बैठ गया, बहुत शांतिपूर्वक आराम से बैठ गया और उसने धीरे से वांग जी के नेक एरिया पर जाकर किस कर दिया। वांग जी इतना बुरी तरह से चौंक गया था, हैरान हो गया था। उठकर उसने सबसे पहले जिस चीज़ पर हाथ लगाया वो था उसकी तलवार। विंग का गला और उसकी तलवार एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। अगर वांग जी थोड़ा और पुश करता तो विंग का सर धड़ से अलग हो जाता। वांग जी ने कहा, तुम बेवकूफ़ ओमिका, तुम फिर से यहाँ आ गए। मैंने तुमसे कल नहीं कहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना है? तुम्हें अल्फ़ा के रूम में ऐसे नहीं घुसना चाहिए। तुमने उस मंत्र को कैसे तोड़ा, बताओ मुझे। वांग जी जो अपनी तलवार को विंग के नेक पर प्रेस कर रहा था। विंग जिसने उस तलवार को हटाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं राजकुमार, मुझ जैसे निहत्ते पर आप तलवार उठाएंगे? वांग जी ने कहा कि वो निहत्ता नहीं है, उसके पास भी अपनी तलवार है और वो लड़ सकता है। वांग जी ने उसे लड़ते हुए कई बार देखा है। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि वांग जी तो उसे बहुत अच्छे से समझ गया। वांग जी कितना अच्छा अल्फा है, अपने मेट की कितनी केयर करता है, उसकी सारी बातों को ऑब्जर्व करता है। वांग जी को ये मेट शब्द सुन के ही बहुत गुस्सा आ गई थी, लेकिन उसे सेम समय पर अच्छा भी लगा था। वांग जी जो इस बात को जाहिर नहीं करना चाहता था, उसने गुस्से में अपनी तलवार को फिर से विंग के आगे कर दिया। विंग जिसने कहा, अरे अरे राजकुमार, आप भूल गए, बेवजह लड़ना मना है। वांग जी ने कहा, यह बेवजह नहीं है। विंग उसके कमरे में ज़बरदस्ती घुस कर आया है और यहाँ से जाने के लिए कहने पर भी वो जा नहीं रहा है, तो ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। विंग जो कि वांग जी के बेड पर बैठ गया और धीरे धीरे वहाँ पर लेट भी गया। विंग ने अपने एक हाथ पर अपने सिर को रखा और कहा, पर उसका आज लड़ने का मूड नहीं है, तो वांग जी किसी और दिन लड़ सकता है, जिस दिन विंग का मूड हो। वांग जी को फिर से गुस्सा आ रही थी, लेकिन उसे विंग क्यूट भी लग रहा था। विंग को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसे ये क्यूट कैसे लग सकता है। वांग जी जिसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे खींचकर उठा के भगाने की कोशिश की, पर विंग जिसने बेड पर वांग जी को अपने साथ ही खींच लिया। वांग जी को उसने रोल कर दिया। वांग जी नीचे था, विंग उसके ऊपर था। विंग का हाथ, एक हाथ वांग जी के चेस्ट पर, दूसरा हाथ उसके बगल में रखा था। वांग जी खुद उसने विंग के दोनों शोल्डर्स को पकड़ा हुआ था, क्योंकि विंग उसके ऊपर न गिर जाए। विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में जैसे खो गए थे। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ ने उसे पोजेस कर लिया हो, वो हिप्नोटाइज हो गया हो। ना तो वो हिल पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था, अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था। विंग वांग जी की आंखों में बस एकटक देखे जा रहा था। तभी वहाँ पर किसी की एंट्री हुई।
वहाँ लांचरन आया था। उसे वांगजी से कुछ बातें करनी थी, लेकिन उसने एक ऐसा नज़ारा देखा जो उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा था। उसने विंग और वांगजी को ऐसी हालत में देख लिया। वो खुद भी दरवाजे पे खड़ा हुआ था और वो इतना हैरान था कि क्या वो अंदर जाए, इन्हें जगाए, इन्हें हिलाए, इन्हें बताए कि भाई वो सामने है। उसे होश भी नहीं था क्योंकि वो खुद इतना हैरान था। उसने अपने छोटे नेफ्यू से ऐसा कुछ उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने यूजलेस ओमेगा के प्यार में पड़ सकता है। लांचरन को तो यही लग रहा था कि वांगजी इस लड़के के प्यार में पड़ चुका है। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।